कि हमारे पास हथियार ना हो, हथियार दुश्मन के लिए ले जाए जाते हैं मारने के लिए, हमारे पास फूल हो, हम फूलों की माला डालें अपने सीनियर गुरुजनों को, हैं ये भी दोषी हैं इन दंगों के, क्योंकि ना ये नशा बेचते ना ये दंगे में ये लड़के पहुंचते। मेवात के अंदर हजारों चोर खड़े हो जाएंगे, हजारों जराइम करने वाले ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, ना पशु सुरक्षित होंगे ना आम आदमी सुरक्षित होगा। कि मेवात वो धरती है जहां हिंदू मुस्लिम का एक डीएनए है। इस करता हूं, आप एक बार नहीं साल में 10 बार यात्रा निकालिए, कम से कम हम मुसलमान भाइयों को भी साथ लीजिए, हम आपकी खिदमत में खड़े हों, हम भंडारा लगाएं, लगाओ नारे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हिंदू भाइयों के वजह से ही ये गौकशी हुई और मेवात के 2% लोग गौकशी करते हैं। मुसलमान अगर गौकशी में लिप्त पाया जाता है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, वो लाखों गाय है कहां, उसका हिसाब दे दे हमें पहले। बजरंग दल वाले हमारे भाई पहले उन गायों का हिसाब दे, पहले हिंदू भाइयों को नहीं। बजरंग बली ताकतवर थे, उनको हथियारों की जरूरत नहीं थी, बजरंग बली ने पहाड़ को उठा दिया था। आंखों को एक इशारे की जहमत तो दीजिए, इंशाअल्लाह कदमों में दिल बिछा देंगे, इजाजत तो दीजिए। दोस्तों, मेवात इलाके के लिए 31 जुलाई का वो दिन काला रहा जिस दिन पूरा मेवात दंगे की आग में जल उठा। दरअसल इस दौरान कुछ लोगों के ऊपर ऐसी आफत आई कि वो घर छोड़ करके बाहर भाग गए, क्योंकि दंगा करने वाले मौके से फरार हो गए और जो निर्दोष लोग थे वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से अपने आप को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 जुलाई को मेवात इलाके में बिरज मंडल यात्रा निकाली जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले कुछ बयानबाजी ऐसी हुई कि उसके बाद से पूरे मेवात इलाके का माहौल खराब हो गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था ठीक वैसे वैसे मेवात की दशा और दिशा दोनों बदलने लगी थी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 31 जुलाई की दोपहर होते हुए पूरे मेवात इलाके में पत्थरबाजी, आगजनी होने लगी और उसके बाद पुलिस प्रशासन सामने आकर के पत्थरबाजों से भी लड़ाई लड़ रहा था और इस दौरान फायरिंग भी कर रहा था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान जब बुलडोजर कार्रवाई हुई, जब मेवात के बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान मेवात के लिए एक मसीहा बनकर निकले, वो थे कमांडो हिदायत खान। कमांडो हिदायत खान आपसे छुपा नहीं है, उससे पहले भी मेवात इलाके की न जाने कितने ही गरीब परिवार लोगों की मदद की है, चाहे वो शादियों की बात हो या फिर किसी का सहारा देने की बात हो। मेवात इलाके में जब दंगा हुआ, दंगे के बाद में जैसे जैसे आग ठंडी होती गई, वैसे वैसे धरातल पर उतर करके कमांडो हिदायत खान ने और उनकी टीम ने पूरी तरीके से उन सारे लोगों की मदद करना शुरू कर दिया जो लोग हिंसा में प्रभावित हुए, चाहे उनके घरों पर बुलडोजर चला हो या फिर वो खाने के लिए तरस रहे हों। अब सवाल यह है कि जिस तरीके की मदद उन्होंने लोगों के बीच में पहुंचाई है, उसका मकसद क्या था आने वाले समय में, और क्या कुछ मदद करने वाले हैं, और इसमें क्या कोई भेदभाव था या नहीं, हिंदू या मुस्लिम के बारे में। हमारे साथ कमांडो हिदायत खान हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दंगे के बाद में जब ये धरातल पर उतरे तो इन्होंने जो दंगे में प्रभावित हुए लोग थे उनकी स्थिति को कैसे जाना और परखा। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया रिजवान भाई, और आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं यहाँ गांव पहुंचने पर। जी शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि कमांडो साहब, 31 जुलाई का वो दिन जो मेवात इलाके के लिए हमेशा काला रहेगा, उस दिन आगजनी हुई, बहुत सारी गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया, पत्थरबाजी हुई, जमकर गोलियां भी चली। ऐसे में जब शांति मेवात इलाके में हुई, दंगे के बाद में बुलडोजर कार्रवाई हुई, बहुत सारे लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, आप लोग के बीच में गए, लोग की क्या बातें निकलकर सामने आई? मैं आपको बता दूं रिजवान भाई, मैं इसी 31 जुलाई को जो दंगे वाला दिन था, जो काला दिन था, उसी दिन मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया मैंने। मैं श्रीनगर 54 बटालियन में था। तो 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को मेरा टिकट था बाई एयर, और मैं गुड़गांव पहुंचा बाई एयर। तो उस कर्फ्यू के हालात में ही मैं गुड़गांव से टैक्सी कर गांव चंदेड़ी पहुंचा। यहाँ पहुंच के देखा गांव के लोग सब गमजदा थे, माहौल बिल्कुल सुनसान था, कदम कदम पे पुलिस फोर्स थी, कोई आम जनता दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे हालात थे। माँ बाप से आके मिला, लोगों को बात सुनी, लेकिन दिल में एक दुख हुआ कि काश हमारे जैसे समाज सेवी या हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोग या हमारे जैसे नौजवान लोग शायद समाज के नौजवानों को समझा पाते। हमें मौका नहीं मिला, हम दुर्भाग्य मानते इस वक्त का। और मैं कहना चाहता हूं रिजवान साहब, हमारे मेवात में आज तक जब से धरोहर धरी है, आज तक यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं बिगड़ा, इतिहास गवाह है। लेकिन अब कैसे बिगड़ गया?
अब बिगड़ा, उसके पीछे रीजन लॉजिक सबके समझ में आसानी से आ गया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में एक दूसरे को चैलेंजेस हुए हैं, जिस तरह की छोटी घटनाएं हुई हैं, टुच्ची हरकतें हुई है, जो नादानी हुई है, ये बहुत बड़ी कमी और फेलियर रहा है। इसी की वजह से हालात हुए हैं। मैं सबसे पहले ये बताता हूं, जो मैंने दुख देखे पहले मैं उनको आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास 3 तारीख को फोन आता है डॉक्टर हारिस नल्लड़ मेडिकल हॉस्पिटल से और डॉक्टर मर्दान है फिरोजपुर नमक से। वो कहते हैं कमांडो साहब कहाँ हो आप? मैंने कि मैं गांव चंदेनी में हूं। कि भाई यहां से पेशेंट भाग रहे हैं, या काफी पेशेंट थे, कुछ को रेफर कर दिया, कुछ छुट्टी करा के जबरदस्ती भाग रहे हैं। हालात यहाँ कर्फ्यू के ऐसे हैं, ना अटेंडर कहीं बाहर जा सकता, ना इनके पास कुछ है। बाहर जितनी मेडिसिन की दुकानें वो टूट चुकी हैं, और जो यहाँ एक चाय की सहूलियत थी वो भी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर चाय वाय पानी का कुछ भी नहीं मिल रहा है, और अब फिलहाल 24 घंटा हो चुका है और ये बिल्कुल परेशान है। यदि रोटी का खाने का इंतजाम हो जाए, मैंने डॉक्टर साहब को तुरंत, मैं दूसरे मोहल्ले में उस समय मौजूद था, वहां पर मुझे किसी कारणवश बुलाया गया था इसी मामले में कि किस तरह समाज के लोगों को समझाया जाए, आगे लोग ना जाए, शांति से अपने घरे रहें, उस तरह की अपील के लिए मैं गया हुआ था। तब फौरन मैंने वहां पर मोहल्ले के लोगों के सामने बात रखी और डॉक्टर साहब को वादा किया कि 2 घंटे में हिदायत कमांडो वहां खाना लेके पहुंच रहा है, आप ये बताओ तादाद कितनी है? तो डॉक्टर साहब ने बताया करीबन 250-300 पेशेंट है, और हमारे मेवात में तो एक पेशेंट के साथ कम से कम 2 अटेंडर होते हैं, तो एक अटेंडर ही मानो तो 500 हो गए, और 150 करीब स्टाफ था, यानी 650 के करीब नफरी थी। मैं 2 बाल्टा दाल और परले मोहल्ले में, जो हमारे दादा गढ़ी वाला मोहल्ला है, उस मोहल्ले में सीधा आदेश करा सब माँ बहनों को फटाफट कि जल्दी जल्दी रोटी बनाओ, हॉस्पिटल में इतने लोग हैं जो भूखे हैं, इस समय बिल्कुल वो परेशानी में हैं। तो फौरन मैंने हिम्मत की कि मैं फोर्स का जवान हूं, मैं एक देशभक्त हूं, और मैं मुझे पता है कि सीआरपीएफ के जवानों को कैसी कैसी ड्यूटियां करनी पड़ती हैं, और ये तो आज हमें ऐसी ड्यूटी का मौका मिल रहा है जहां पर अगर हमारे लिए कोई नुकसान भी होता तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि समाज की खिदमत का मसला था। उसमें फौरन मैं वहां से खाना लेके 2 बाल्टा और अकेला गाड़ी से लेके मैं हॉस्पिटल पहुंचा। 15 मिनट के अंदर खाना साफ हो गया, इतनी भूख और परेशानी में वो लोग थे। तब उन्होंने अपना दुख रखा कि ना दूध मिल रहा है बच्चों को, नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं, उनको गर्म दूध तक नहीं मिल रहा है, हम इस समय मोटी परेशानी में हैं। तो मैंने उसी समय वादा किया कि चाहे 10 दिन लग जाए कर्फ्यू को, जब तक हालात सामान्य हो, सरकार का आपकी तरफ ध्यान हो, डीसी एसपी का ध्यान हो, क्योंकि उसी दौरान एसपी साहब और डीसी साहब के तबादले किए जा रहे थे, तो उस दौरान किसी का किसी इस तरफ ऐसा फोकस नहीं था, हालात को सामान्य करने के लिए कोशिश थी। तो उसी दौरान मैंने उनसे कहा चाहे 10 दिन लग जाए तो हम आपको खाना दाना या पहुंचाते रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, दूध तक पहुंचाएंगे। उसी खाना आपने पहुंचाया नल्लड़ हॉस्पिटल में, दोनों टाइम लगातार, पेशेंट के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, अटेंडर के लिए भी। और ये कहा कि कोई भी आदमी मूवमेंट ना करे, चाहे हिंदू हो मुसलमान। वहां करीबन 50-50% आबादी पाई, हमारे वहां हिंदू भाई भी थे, वहां मुस्लिम भाई भी थे। तो वहां पर उनको लगातार 5 दिन तक खाना गया, दोनों टाइम। 3 दिन बाद मैं एसपी साहब से सर्किट हाउस में मिला, जब लगातार 3 दिन हो चुके थे, उनके पास कोई मदद नहीं जा रही थी, और जब तक कोई सरकारी जो मैस था वो चालू नहीं था, और ना ही कोई कैंटीन चालू थी, ना ही कोई और फैसिलिटी थी। तो मुझे शाम के टाइम, इसी टाइम सर्किट हाउस में एसपी साहब से मिलने का मौका मिला। मेवात विकास सभा के कुछ साथी एसपी साहब से मिल रहे थे, तो मुझे किसी साथी ने बताया कि समाज सेवियों से एसपी और डीसी साहब मिल रहे हैं आज। तो मैं भी हौसले के साथ वहां पहुंचा, तो मैंने अपनी बात रखी। एसपी साहब ने मेरे सामने डीसी साहब को फौरन बोला कि सर वहां पर ये दिक्कत है, आप फटाफट मैस को चलवाएं। तो अगले दिन तकरीबन उससे अगले दिन मैस चल गया था, 1 दिन बाद यानी मैस चल गया था। उसके बाद ये परेशानी खती, 5 दिन तक हम लोग खाना भेजते रहे, और दूध गांव छारोड़ा से आता रहा। जिस तरह हम हर टाइम सोशल मीडिया पे कहीं भी वाईफाई से कनेक्ट करके इस चीज को अपील करते थे कि नौजवानों, जिम्मेदार साथी, जो समाज सेवी वो आगे आए, और इस समय इस दुख की घड़ी में ऐसे लोगों की मदद करें, कहीं दूध भेजें, कोई खाना भेजें, या कोई मेडिसिन के लिए किसी तरह से भी यहाँ को ऐसा बंदोबस्त हो जो दवाई की पूर्ति हो सके, जिससे कोई कैजुअलिटी ना हो। चलिए ये आपने बताया कि जब कर्फ्यू लगा, जब दंगा हुआ, तो उसके बाद में नल्लड़ हॉस्पिटल के हालात बस से बदतर हो गए। उस टाइम पे आपने गांव का सहारा लेकर के आपने उनकी मदद करी, जो भी आपसे बन पाया आप पहुंचे। उसके बाद शुरू होती है बुलडोजर कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई के बाद में आप कहां पहुंचे और क्या क्या मदद करी? बुलडोजर कार्रवाई के बाद हमने सर्वे किया, जमीयत के साथी भी गए, हम भी अपनी तरफ से गए। हमने फिरोजपुर झिरका के सिद्धरावट गांव पहुंचे, जहां पर करीबन 14 परिवार थे, 3 हमारे SC ST कास्ट से थे, और 11 मुस्लिम थे, हिंदू समुदाय के लोग थे।
3 परिवार हिंदू समुदाय से थे और 11 परिवार मुस्लिम समुदाय से थे। उन 14 साथियों को कम से कम 20-20 दिन का राशन पहुंचा के आया। उसके बाद हमारी टीम पहुंची नल्लड़ में 11 परिवार थे, 14 परिवार थे, वहां पर भी 14 के 14 परिवारों को कम से कम 15-20 दिन का राशन दिया। वो सब वन विभाग की जमीन में पाए गए, दोनों गांव में, सिद्धरावट, फिरोजपुर, झिरका में भी और नूह के अंदर नल्लड़ में भी। उनका दंगों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो 50 साल से इसकी जो वन विभाग की जमीन उसमें बसे हुए थे, ये बात उन्होंने मानी और हमने भी मौके पे जाकर देखा। तो उनके पास और कोई जमीन नहीं थी? उनके पास ना कोई जमीन, ना उनके पास कोई और दूसरे सोर्स, उनके पास बकरी पालन के अलावा और गौ पालन के अलावा उनके पास कोई बंदोबस्त नहीं था। उसी का दूध बेच के बकरियों से अपना गुजार बसर करने वाले थे। ये गरीब लोग हैं जो 50 साल से पंचायत की जमीन या वन विभाग के एरिया में रह रहे हों, तो उनके पास कहाँ से दौलत आएगी? गरीब मजदूर तबके के लोग थे। अब कैसे रह रहे हो? अभी भी वो जैसे कोई त्रिपाल तान के उसी जगह, जिस तरह खंडर टूटा पड़ा कोई झोपड़ी तान के, कोई पेड़ के नीचे, आज भी मौके पे इस तरह से है। और वहां बकायदा उसके बाद फिर हमारी टीम आज पहुंचती है नगीने के अंदर कुछ तकरीबन पंचायत की जमीन थी, 21 परिवार थे। 21 परिवारों को आज हमारी कमांडो टीम मेवात, जो हमारे सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सारे जितने हमारे जो दानवीर हैं, उनके सबके सहयोग से आज 21 परिवारों को राशन दिया गया, कम से कम 15-20 दिन का। और अभी हमारे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि 16 परिवार नांगल, साटावाड़ी नांगल में है और 70 परिवार अभी उसमें है, फिरोजपुर झिरका में। 70 और 7 16 86 परिवार अभी भी बाकी है, जिन तक मदद अभी जानी है, जिन तक अभी तक राशन नहीं पहुंचा है। ये अभी तक रिपोर्ट हमने ले ली है, उनके पास एक दाना राशन नहीं पहुंचा है। आज दिन हो गए, आज 14 तारीख हो गई है। 14 दिन में अभी तक उनके पास कोई मदद नहीं की। सबसे पहले हमारी कमांडो टीम मेवात समाज सुधार वहां पहुंची और मैंने उनसे बराबर फोन पे बात हो रही है कि मैं कल 15 अगस्त को ध्वजारोपण होने के बाद या तो कल ही मेरी टीम निकलेगी, इंशाल्लाह नहीं परसों 16 तारीख को वहां तक पूरा राशन हमारी कमांडो टीम मेवात की तरफ से जाएगा। और आपको ये भी बता दूं, फिरोजपुर झिरका के अंदर 70 घर हैं, जिसमें से 20 परिवार हमारे हिंदू भाइयों के परिवार हैं और 50 हमारे मुस्लिम भाइयों के परिवार हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम, इसमें हर समाज के वर्ग परेशान हुआ है। इनका दंगों से कोई लेना देना नहीं, ये सरकार की पॉलिसी में आता था, ये अवैध थे, मानते हम। सरकार ने अपने निर्माण को तोड़ा है, लेकिन ये वक्त सही नहीं था, इस समय तोड़ना मुनासिबत नहीं थी। बस इसका दर्द हमें है इस समय। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि दंगे में गरीब लोग मारे गए। हाँ। दंगे में गरीब लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। अगर नुकसान हुआ है तो गरीब लोगों को हुआ है, लेकिन जो दंगा करने वाले हैं उनका कुछ नहीं। वो लोग लीडर बनेंगे, वो नेता बनेंगे, जेल काटेंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे, फिर बड़े लीडर क्रिमिनल बनेंगे। इनका इलाज होना चाहिए, चाहे किसी समाज से हो, कड़ी से कड़ी। मैं इनके खिलाफ हूं पूरी तरह से। ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दे। बिल्कुल कहते हैं ना, गीता को हाथ को रख के, कुरान को हाथ में रख के, जिस तरह हम लोग कसम खाते हैं, इस तरह कसम खाई जाती है, जो भी करूंगा मैं सच करूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं करूंगा। धर्म को साक्ष्य रखते हुए इनको सजा दी जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। मतलब सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ये भी कहना है कि बहन कि हमारे बच्चों को नाजायज फंसाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये चीज के भी हम बिल्कुल बरखिलाफ है। नाजायज, जिस तरह एसपी साहब, डीसी साहब कह रहे हैं कि हम नाजायज बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। कम से कम ये चीज का इंश्योर करे प्रशासन से। मेरी हाथ जोड़ कर अपील है एसपी साहब से, मुझे भरोसा यकीन है, जिस बच्चे की ये वीडियो क्लियर आ जाए कि एक हाथों से आग लगा रहा है, या हाथों से मार रहा है, या लाठी चला रहा है, या किसी से गुथ रहा है, अगजनी कर रहा है, उसको कड़ी सजा दी जाए। लेकिन एक बाजार के अंदर, आप भी समझते हो, एक शहर के अंदर हजारों लोग एट प्रेजेंट होते हैं, ये वो कहां जाएंगे? अगर कोई दंगा हो गया तो वो कहां जाएंगे? उस समय पहचान कैसे होगी? पहचान कैसे? चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बाजार में मौजूद है, तो लोकेशन आ रही है, लोकेशन आ रही है तो मुलजिम बन रहा है। ऐसे मुलजिम नहीं बनना चाहिए। जिसकी लोकेशन आए, लोकेशन का ताल्लुक नहीं है, जो जुर्म किया हो, जिसकी क्लियर सीसीटीवी फुटेज आए, जुर्म में शामिल हो, उसका कोई गवाह हो, एविडेंस हो। समाज के अंदर सोर्स की कमी नहीं है, पुलिस के पास सबसे बड़े सोर्स है, सोर्स रिपोर्ट होती है प्रशासन के पास। उस दोषियों को ही पकड़ा जाए। और मैं अपील करता हूं बार बार एज ए फोर्स मेंबर के नाते, नाजायजों को जेल में ना डाला जाए, जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। प्रशासन का तो साफ तौर पर कहना है कि नाजायजों को परेशान नहीं किया जाएगा, गांव छोड़ के मत भागो, घर छोड़ के मत भागो। हाँ, अगर जांच के लिए आपको बुलाया जाए तो आप आए और जांच करवाए चले जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बात पे जो प्रशासन ने कहा गया वो बात अभी चल रही है? आज लोग बस उनके अंदर किसी चीज का ऐसा खौफ है कि उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी यहाँ दंगे हुए नहीं, कभी यहाँ कभी हुआ क्या? ये आप मान रहे हैं, बस उस दहशत के माहौल में वो नहीं मान पा रहे, उनको किसी का यकीन नहीं है। मतलब ये आप मान रहे हैं कि बहन की नाजायज भी फंसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब इंक्वायरी होगी,
मैं ये मानता हूं जो शुरू में कम से कम 116 पकड़े गए थे, वो विदाउट इन्वेस्टिगेशन उठाए गए थे। जो हाथ में लग गया था वो अंदर चला गया था। वो जैसे जहां भी कोई डोलता मिला, घूमता मिला, उसके बाद 5 तारीख से एसपी साहब ये आए, इन्होंने ये वादा करा है, इसलिए हमें भी यकीन है। इसलिए कहा है कि लोग जाएंगे, मुखबरी भी होगी, लोग पकड़ के भी ले जाएंगे सोर्स, लेकिन जाएगा अंदर वही जो दोषी होगा। ये इसने बकायदा मेरे सामने भी बात कही है। हाँ, तो एसपी साहब तो बोल रहे हैं, बात हुई, एसपी साहब इस बात पे आज भी अड़ी है। उसने कहा ना हम पैसा लेंगे किसी से भी, ना हम कोई करप्शन को बढ़ावा देंगे, और ना ही हम निर्दोष को आगे भेजेंगे। अभी तक का ये कहना है। चलिए, ये है मेवात दंगे की बात। मेवात में जो दंगा हुआ, मेवात दंगे में कितने लोग प्रभावित हुए, उनकी मदद कैसे हुई। अब सवाल ये है कि इतने बड़े लेवल पे आप फंडिंग कर कैसे रहे हैं। जी हाँ, समाज के अंदर हर आदमी दरियादिली रखता है। हर आदमी देखता है कि आज मैं अपने घर पे अमन चैन से हूँ, जिसका घर उजड़ गया उसके लिए दया दृष्टि कैसे होगी। आज समाज सुधार कमांडो टीम मेवात हमेशा, जैसे आपने देखा पीछे 2 महीने में 30 यतीम बहनों की मदद हुई। वो आपसी सहयोग, कोई 100 रुपए देता, कोई 200 देता है, जो सदके के रूप में निकालते हैं, हम गरीबों में खर्च करें। यानी हमें सदका करें जिससे हमारा अमन अमान हो, जिससे हमारा भाईचारा बने, जिससे हमारे बच्चे खुशहाल रहें। हर आदमी, एक मुसलमान तो खासकर हिंदू भाई, सब सदके के रूप में निकालते हैं, जिसको दया दृष्टि का पैसा बोलते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि वो पैसा अवाम दिल खोल के देती है, और उन्हें यकीन है कि हिदायत कमांडो जिस पैसे को सही जगह पहुंचाएगा, मुस्तहिक जगह पहुंचाएगा। और ऐसी मेरी टीम है पूरी, इसमें हाजी नवाजी, अच्छे पढ़े लिखे लोग, मुलाजिम हजरात, सभी तबके के लोग हैं, फोर्स के लोग, पुलिस के लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग इसमें हैं, ड्राइवर हजरात भी इसमें हैं, सब संजीदा लोग इसमें हैं, जिनकी एक पॉजिटिव सोच है, जो मेवात में एक पॉजिटिव सोच लाना चाहते हैं, जो मेवात को खुशहाल बनाना चाहते हैं, जो मेवात को मजबूत बनाना चाहते हैं, राज्य को, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। कितनी बड़ी टीम बना दी है आपने? तकरीबन 370 लोग हैं। 370 लोग टीम खड़ी कर दी। अभी 370 लोग कम से कम जुड़ चुके हैं। अभी तो साथी और आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, और सबका इच्छा है, वो चाहते हैं कि हम धर्म का काम करें, नेम काम करें, अच्छे काम करें, समाज में गरीब यतीम बहनों की। आपने पीछे देखा सोना में, शिव कॉलोनी में हमारी रेखा बहन के पैर का ऑपरेशन होना था, अपील की, 2 घंटे में 11,000 रुपए समाज ने दिया, मैं पहुंचा कर आया। तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाता ही, हो जाता समाज, कोई दिक्कत नहीं, 10-20 हजार 2 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं। आप ये नहीं सोचते, अच्छी चीज के लिए, पॉजिटिव सोच के लिए नहीं, कभी आप ये नहीं हिचकिचाते हैं कि भाई इतना सारा मामला हमारे सामने आ रहा है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? आपने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो हाँ कर दिया और निकल गए मदद करने के लिए। मुझे भरोसा है अवाम पे, समाज पे पूरा भरोसा है। आज मेरे 100 रुपए देने से किसी कमी नहीं आएगी। अगर मेरे 100 रुपए देने से किसी यतीम की बेटी, जिसका बाप नहीं है, माँ नहीं है, अगर वो बेटी घर से निकल जाए, उसके हाथ पीले हो जाए, यार एक बताओ, हर शिकारा भाई ने 300 बहनों की शादी कर चुका, जो लाखों रुपए खर्च करता है, हम तो 10-10, 20-20 हजार का सहयोग करते हैं। उस सहयोग से भी बहनें खुश है, आज समाज खुश है, एक अच्छा मैसेज जाता है बुराइयों के खिलाफ। जैसे आपने नशे को देखा, नशे के लेकर 25 गांव हमने कवर किए, नशे में भरमार कोशिश की हमने, और नशे को रोकना चाहा, और आज भी हम कहते हैं, मुझे उम्मीद है 110% ये तो हालात ऐसे आ गए, यहाँ पर कर्फ्यू के हो गए, वरना आज मेवात से सबसे पहले अगर कोई मुहिम चलती तो मेवात से एक जो नशा बेच रहे हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, जिनसे ये नौजवान तबका लड़ाई झगड़े में ये नशेड़ी गंजेड़ी थे, अगर इनका सर्वे कर लो, मैं लिख के देता हूं, ये रिपोर्ट है मेरी, इसमें पढ़ा लिखा स्टूडेंट नहीं था, इसमें बिल्कुल कोई रोजगार वाला बंदा नहीं था, इसमें सरकार, हाँ इसमें सरकारी मुलाजिम नहीं थे, इसमें कोई आलिम हजरात नहीं था, इसमें कोई बुजुर्ग नहीं था, किसी का कोई लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं था। ये वो लोग थे जो तमाशबीन थे, वो तमाशबीन ही उग्र बन गए, और वही नशेड़ी गंजेड़ी सिगरेट समेत गांजा चरस अफीम। मैं कहता हूं प्रशासन फटाफट इस नशे को रोके, वरना ऐसे जराइम बढ़ते रहेंगे मेवात के अंदर, चोरी और जारी बढ़ती रहेगी। फौरन इस नशे को रोका जाए मेवात से। अगर ये नशा इसी तरह चलता रहा तो मेवात के अंदर हजारों चोर खड़े हो जाएंगे, हजारों जराइम करने वाले ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, ना पशु सुरक्षित होंगे, ना आम आदमी सुरक्षित होगा, ना ही प्रशासन शांति से रह पाएगा, अगर इनका इसी तरह नशा चलता रहा। मैं एसपी साहब से, अपने कमिश्नर, डीजीपी हरियाणा से और हरियाणा सरकार से मैं कहना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री ने भारत नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया, तो हरियाणा मुक्त अभियान चला, नशा मुक्त हरियाणा चला, तो फिर नशा मुक्त मेवात भी होना चाहिए और जोर शोर से होना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने इसके बारे में कोशिश की, इंस्पेक्टर सतपाल नारकोटिक्स टीम के हैं, मैंने स्टेट नारकोटिक्स टीम हरियाणा बात की, हरियाणा की जो नारकोटिक्स टीम चंडीगढ़ हेडक्वार्टर है उनसे बात की, पलवल, फरीदाबाद और मेवात 3 जिलों में सिर्फ एक टीम दे रखी है। क्या एक टीम से हम क्या नशे को रोक पाएंगे?
आप बताइए, आप हमें या कोई आवाम, कोई समाज का आदमी बताए या प्रशासन का कोई आदमी खुल के बताए, क्या एक टीम नशे को रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। एक टीम यदि एक जगह रेड करती है, पिन पॉइंट पे उसको पकड़ती है, उसको पेश करती है, रिमांड लेती है, उसी को 15 दिन तो एक केस में लग जाएंगे। और आज मेवात के अंदर हजारों पॉइंट ऐसे हैं, पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन, जिसमें गांव के जिम्मेदार लोग नशा बेच रहे हैं। और ये जो नशा बेचने वाले हैं, ये भी दोषी हैं इन दंगों के, क्योंकि ना ये नशा बेचते, ना ये दंगे में ये लड़के पहुंचते। मैं गारंटी देता हूं ये लड़के भी नहीं पहुंचते, क्योंकि माँ बाप ने, सबके माँ बाप ने बच्चों को घरों में रखा हुआ था। हम तो खुद मुलाजिम में, आज भी नूह शहर तक भी पूछ के जाना पड़ता है माँ बाप से, कैसे चला जाना दिया बच्चों को माँ बाप ने। ये बच्चे वो थे, किसी को पता नहीं था ना दंगा हो जाएगा। थे, नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन तमाशबीन तो थे, इन पे ध्यान तो नहीं था पढ़ाई का। ये वो अनपढ़ गवार लोग थे, जाहिल वो लोग थे। अच्छा बताइए, यात्रा फिर दोबारा निकलने वाली है, 28 तारीख का ऐलान किया है, फिर दंगा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे? यात्रा से तो मतलब ही नहीं, दंगे का कोई ताल्लुक ही नहीं है यात्रा का। अरे ये तो सोशल मीडिया पे जो जीजा और साले का जो नाता बना रहा है, बार बार एक दूसरे को उत्तेजित जो कमेंट होती है, उत्तेजित जिस तरह मुकदमे हमारे एसपी साहब बार बार दे रहे हैं, उधर भी सैकड़ों मुकदमे हो चुके हैं। जो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, जज्बातों को एक दूसरे को एक भ्रमित करते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से प्रोपगंडा तैयार करते हैं, रूमर तैयार करते हैं, ऐसे लोग ही, नफरती लोगों पे कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हो। मतलब यात्राओं पर कभी हमला नहीं होता? नहीं, कमाल है यार, हमारे यहाँ यात्रा में हम क्या हमारा क्या अलग है? हमारा डीएनए एक है। जैसे कहते हैं ना हमारे जाट भाई कह रहे हैं, हमारा डीएनए एक है। कैसे? गुजरों के मुसलमान गांव हमारे, दौज, फतेहपुर, सारे गुजर मुसलमान गांव हैं। उसके बाद आ जाइए आखेड़ा, हमारे सहरावतपाल के गांव हैं। कहीं से कहीं उठा लो, राजपूतों के गांव हैं, हमारे SC ST से ताल्लुक रखने वाले गांव हैं। हर धर्म के लोगों के मुसलमान गांव हैं, और हमारा डीएनए एक है। और ये सच्चाई है, कड़वा सच है। हमारा रीति रिवाज, हमारा हिंदू भाइयों का हमारा बिल्कुल एक जैसा है। ना हम कभी लड़े, ना हम कभी लड़ेंगे, और ना ही हम किसी को रोटी अब सेकने देंगे। और मैं खासकर हिदायत कमांडो अपील करता पूरी मेवात की 36 बरादरी से कि तुम लोग, पहले खासकर हिंदू भाइयों से कहता हूं, तुम आगे आओ और उनको बताओ कि हम सदियों से रहते हैं, हम कितने अमन चैन और अमान से रहते हैं, कि आखिर कैसे मौका दे दिया हमने दूसरे लोगों को, कैसे इतना बड़ा संदेश हमने, कैसे गलत संदेश भेज दिया कि मेवात में भी दंगा हो सकता है। नहीं, ये वो धरती है जहां दंगा नहीं हो सकता, जहां हम लोग हसन खां मेवाती, जैसे आपने इतिहास सुना है, हम अपने साथी के साथ लड़े, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं गए। हमने अपने मुसलमान जात के लोगों के साथ भी युद्ध में नहीं गए, हम अपने हिंदू भाई राणा सांगहार के साथ रहे, और हमने लड़ाई लड़ी, और हसन खां भाई ने कुर्बानी दी। 500-600 सैनिकों के साथ एक बार कुर्बान हुए। 1857 की क्रांति में देख लो, अगर विद्रोह का जहां मामला था, हमारी कुर्बानियों का मामला था, तो हिंदुस्तान के लिए अगर सबसे बड़ी कुर्बानी हमारे आलिम उलेमाओं ने दी। हमारे खून में देशभक्ति है, और हम देशभक्त हैं, देशभक्त थे और देशभक्त रहेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं, और पूरे हरियाणा वासियों से नहीं, पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि मेवात वो धरती है जहां हिंदू मुस्लिम का एक डीएनए है, हम एक मोहब्बत से रहता है। मैं अपील करता हूं, खुदा के वास्ते हम पर रहम करो। हमारी नौजवान, चलिए ये है हमारे साथ में कमांडो हिदायत खान। दरअसल इनसे बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब मेवात दंगे की आग में सुलग रहा था, जल रहा था, तब ये धरातल पर उतरे, और जो लोग दंगे से प्रभावित हुए, गरीब तबके के लोग, उनकी मदद की, उनके लिए मसीहा बनकर के धरातल पर उतरे। अब बड़ी बात यह है कि दंगा किसी यात्रा पर नहीं हुआ, और ना कभी यात्रा पर दंगा होगा, ना उसके ऊपर कभी हमला होगा। ये हिदायत खान का कहना है, और ये पूरी मेवात का भी कहना है कि कभी भी यात्रा पर कोई भी मेयो समाज का आदमी कभी भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले भी यात्रा निकाली गई, कभी भी कहीं पर भी कोई ना दंगा हुआ, ना कोई हिंसा हुई, ना कोई हमला हुआ। इससे पहले हमेशा स्वागत हुआ। यात्रा के जी जी, मैं सभी देशवासियों से, सभी मेरे अपने हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, आप एक बार नहीं, साल में 10 बार यात्रा निकालिए। कम से कम हम मुसलमान भाइयों को भी साथ लीजिए, हम आपकी खिदमत में खड़े हों, हम भंडारा लगाएं, हम शरबत पिलाएं, और तुम उतरो यात्रा से, गले मिलो, और तुम शरबत पी के फिर हमारे साथ चलो, और हिंदुस्तान जिंदाबाद के मिलके हम नारा दें, और तुम दर्शन करो मंदिरों के, हम तुम्हारी सुरक्षा में खड़े हों। हम ऐसे मोहब्बत से रहें कि तुम दर्शन करो, फिर तुम्हारे लिए हम खाने का इंतजाम करें, तुम दर्शन करो, हम तुम्हारे लिए और सारी सहूलियत, चाय पानी का इंतजाम करें, और मिलके गले मिलके हम इस तरह से दर्शन करें, इस तरह की हम यात्रा निकालें। ऐसा होता क्यों नहीं है? क्यों
होने नहीं देते। कौन हो कौन सकता देता? है हाँ, कौन हम देता? चाह लें, हाँ। हमारे हिंदू मुसलमान भाई मिलके चाह लें तो हम इस तरह की यात्रा निकाल सकते हैं। और कमांडो हिदायत खान ऐसी यात्रा की अपील करता है कि हम ऐसी यात्रा निकालें कि हमारे पास हथियार ना हो, हथियार दुश्मन के लिए ले जाए जाते हैं मारने के लिए, हमारे पास फूल हो, हम फूलों की माला डालें अपने सीनियर गुरुजनों को, बड़े बड़े महंत आए, उन महंतों का हम स्वागत इस्तकबाल करें, हमारे आलिम आ गए हैं, हमारे उलेमा आ गए हैं, उनका इस्तकबाल करें। तब देख हमारे देश की मोहब्बत, तब देख देश की मजबूती, जब देख देश की अखंडता। आज बस पूरा देश समझता है आखिर कब तक ये चलता रहेगा। गलत मतलब बात है। हथियार लेकर आते हैं, उससे माहौल खराब होता है। बिल्कुल ये चीज होनी नहीं चाहिए। हथियार का सवाल नहीं, फूल होने चाहिए। हथियार लेकर आते हैं। बिल्कुल हाँ। यात्राओं में सब देखे गए, कोई अनदेखी नहीं है। बिल्कुल खुले हथियार हैं, लहराए गए, सब चीज है, लेकिन फूल होने चाहिए। मैं अपील करता हूँ फूल लेके आए, हम भी अपने भाइयों को फूल दें और हम मोहब्बत से यात्रा निकालें। और सबसे पहले कमांडो हिदायत खान सबसे आगे रहेगा। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं, कोई नजर उठा के यात्रा की तरफ देख जाए, कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता। साला शराबी से शराबी होगा, वो भी अदब करेगा। ये तो लोग एक माहौल बना दिया, कुछ गंदे लोगों ने माहौल बना दिया, जिससे एक समाज में गलत संदेश चला गया। मैं कहता हूँ मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से जियो और इंशाल्लाह देश मोहब्बत से आगे बढ़ा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोलो बेटे, लगाओ नारे, हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद। चलिए, ये है हमारे साथ कमांडो हिदायत खान और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि यात्रा में हथियार लेकर नहीं बल्कि फूल लेकर आए, जिससे मेवात इलाके में मोहब्बत की जो खुशबू है वो पूरे मेवात इलाके में मैं गौ कशी घूम के जाए। ऊपर भी बोलना चाहता हूँ। हाँ। बार बार मैं ये भी कहूंगा, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अपने हिंदू भाइयों से आज हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आज तक जितनी गौकसी हुई इसमें हमारा सारे हिंदू भाइयों का हाथ, उन जो जो इस तरह से जुड़े हुए लोग हैं, उन हिंदू भाइयों के वजह से ही ये गौकसी हुई। और मेवात के 2% लोग गौकसी करते हैं और आज वादा करते हैं हम। और पूरे मेवात के मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, यदि मेवात का कोई भी मुसलमान अगर गौकसी में लिप्त पाया जाता है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, उसका इलाज करा जाए और उसको पकड़ के प्रशासन को दे दिया जाए। सबसे पहले हमारे मेवाती मुसलमान आगे आएंगे। गौकसी के नाम पे भी हमारे इलाके को बदनाम किया गया है और हम चाहते हैं गौकसी 70% हम नहीं चाहते हमारे मेवात में हो। वो तो कहते हैं कि मेवात में, यानी कि मेवात में तो पूरी तरीके से गौकशी होती है। नहीं, हाँ। 95% का मैं एफिडेविट दे सकता हूँ। समाज को पता है, प्रशासन को पता है, जो 5% जबरदस्ती चलवाया जा रहा है क्योंकि इनके पास मसाला है, इनके अच्छा, पास कौन चलवा मुद्दा है। ये लोग गौरक्षा दल के नाम पे जो लोग हैं यही चला रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब इनकी क्यों? मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत है। आज तक डेली सुनते हैं, गुड़गांव न्यूज पे सुनते हैं, बड़े बड़े चैनलों पर आता है, आज 2 ट्रक गाय पकड़ी, आज 3 ट्रक गाय पकड़ी। तो पकड़ते आज तो तक गोरक्षा दल लाखों के- गाय हो जानी थी, वो लाखों गाय है कहाँ, उसका हिसाब दे दे हमें। पहले बजरंग दल वाले हमारे भाई पहले उन गायों का हिसाब दे, पहले हिंदू भाइयों को। मैं आज कहता हूं उनका हिसाब अगर ये दे पाए तो मैं मानता हूं, बाकी मेवात में गौकशी नहीं होगी। मैं आज ऐलान करता हूं, सबसे पहले लाठी हम मारेंगे जो गौकशी मेवात के अंदर करेगा, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा मर्द हो, हमारी लाठियों का शिकार होगा वो जो गौकशी करेगा। मेवात में गौकशी नहीं होगी। सिर्फ एक ही मुद्दा ऐसा था जिसकी आड़ में लोग हमारे भाईचारों को बिगाड़ रहे थे, उसी की आड़ में बजरंग दल का ये वातावरण जो खराब हुआ। बजरंग दल तो गलत रूप लेते हैं, बजरंग तो यार बजरंग बली है, बजरंग बली भगवान है, उसका नाम लगा के ये सरकारी गुंडे है। वैसे चौटाले वाली बात है, ये सरकारी गुंडे हैं, ये सरकारी है। जब उनको कुछ नहीं हो रहा था, बजरंग दल के लोग नहीं है। ये बजरंग दल के नहीं है। बजरंग दल बजरंग बली यह कहता है क्या? बजरंग बली हमारा भगवान ये कह सकता है? नहीं, बजरंग बली ताकतवर थे, उनको हथियारों की जरूरत नहीं थी। बजरंग बली ने पहाड़ को उठा दिया था, आपने देखा होगा सीन में। बजरंग बली पहाड़ को ऐसे ले लेते हैं, वो ताकतवर लोग, वो बजरंग बली, वो भगवान, वो ईश्वर, वो ऐसी चीज वो उनके लिए शोभा नहीं देती। उसके नाम को भी ये लोग गंदे लोग बदनाम करते हैं। मैं अपील करता हूँ मेरे हिंदू भाइयों, हम फूल लेके यात्राएं निकालें, इस तरह मोहब्बत से हम लोग जिए और हम बिल्कुल दिल और जान से। मैं आपको एक शेर के माध्यम से इसको क्लोज करता हूँ। ए मेरे हिंदू भाइयों, आंखों को एक इशारे की जहमत तो दीजिए। मेरे हिंदू भाइयों, पूरे हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान वासियों, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आंखों को एक इशारे की जहमत तो दीजिए, इंशाल्लाह कदमों में दिल बिछा देंगे, इजाजत तो दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा शेर कहा है, जिस तरीके की शायरी कह करके अपने दर्द को, अपने इमोशंस को लोगों के सामने पेश किया है। वो कहीं ना कहीं बताता है कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा ना कभी बिगड़ा था, ना कभी बिगड़ेगा, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व थे जो लगातार इनके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा किस कदर बना रहेगा और आने वाले समय में
हिंदू मुस्लिमों के साथ रहेंगे और मुस्लिम हिंदुओं के साथ रहेंगे, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेपात।